अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी एक्सेलरेट, जहाँ पे आपके पास चांस है कि आप 100% स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, वो भी CSIR UC नेट के सब्सक्रिप्शन पे 1 ईयर के लिए। तो डेट याद रखिएगा, मार्च 21 संडे 12 बजे से लेके 1:15 तक ये आपका टेस्ट होगा मैथमेटिकल साइंसेज के लिए, जहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे रैंक फर्स्ट और रैंक सेकंड को 100% स्कॉलरशिप मिलेगी 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे। 3 से 10 वाले को 75% का स्कॉलरशिप, रैंक 11 टू 35 50% स्कॉलरशिप, रैंक 36 टू 150 25% स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। तो इसके लिए आप इस इनरोल कीजिए अनअकैडमी एक्सेलरेट के लिए और अच्छा रैंक लाइए। और ये जो है आपका 100% स्कॉलरशिप इसके सब्सक्रिप्शन पे, इसका आप लाभ उठाइए। टर्म्स एंड कंडीशंस आप पढ़ लीजिएगा। सेम थिंग लाइफ साइंसेस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी है। मार्च 21 संडे 12 बजे से लेके 1:15 तक आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सेम चीज़ें यहाँ भी है, 1-2 को 100% स्कॉलरशिप, 3 से 10 वाले को 75% स्कॉलरशिप और 11 से 35 वाले को 50%, और रैंक 36 से 150 वाले को 25% का स्कॉलरशिप मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों का, आप वहाँ पे जाके इसके लिए इनरोल कर सकते हैं। और अनअकैडमी लाया है इवॉल्व CSIR यूसी ने दिसंबर 2021 केमिकल साइंसेज का बैच सेकेंड स्टार्ट हो रहा है 17 मार्च से, जो कि लीड कर रहे हैं अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स नूरुल हुड्डा, जागृति शर्मा, कृपा सिंधु, कर्माकर। ऐसे ही आप इवॉल्व CSIR दिसंबर 2021 के तहत फिजिकल साइंसेज के लिए भी जो बैच है, बैच 2, वो स्टार्ट हो रहा है 17 मार्च को। इसको लीड कर रहे हैं ललित कुमार, राहुल मेहला एंड सुरभि उपाध्याय। इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। और फिजिकल साइंसेस इंग्लिश में भी ये चीज़ें हैं, ये भी 17 मार्च से स्टार्ट है। इसको लीड कर रहे हैं ओम प्रकाश, अंजलि अरोरा और साहिन शोरफी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इनका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पे क्लिक कीजिए और एनरोल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो भी क्वेश्चन आए थे आपके 2008 से लेकर 2020 तक का, उसका मैं सोल्यूशन दे रहा था। 7 पार्ट हो चुके हैं, पार्ट 8 है आज। हम देखते हैं पार्ट 8 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 85, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स क्या होते हैं, इनका आपको प्रॉपर्टी बताना है, जो भी ऑप्शन में लिखा है इसमें से चूज करके। दे आर essentially saprophyte but can become parasites, or they are essentially parasite but can also become saprophytes, or they live only on dead and decaying organic matter, और D, live only on living host। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स मैंने आपको बताया था कि ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होता है, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होता है, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स होते हैं और फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताया था। अब ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का मतलब जो केवल लिविंग टिश्यू पे ही जिंदा रह सकता है, उसको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, लिव ओनली ऑन लिविंग होस्ट, दे आर कॉल्ड एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। हेट्रोथैलिज्म इन फंजाई वॉज डिस्कवर्ड बाय। देखिए, हेट्रोथैलिज्म एक टर्म आता है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात तो हेट्रोथैलिज्म है, इसको AF ब्लैकेस्ले ने 1904 में ऑब्जर्व किया था, दैट जाइगोस्पोर्स कुड डेवलप इन सम स्पीसीज ओनली व्हेन 2 माइसीलिया ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स वर अलाउड टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। देखिए, एक होमोथैलिज्म होता है। मान लीजिए कोई प्लांट हो, आपको पता है वहाँ पे अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो मेल और फीमेल दोनों फ्लावर उस प्लांट पे, मतलब एक थैलस के रूप में अगर आप देखेंगे तो एक ही थैलस पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होते हैं, तो उसको हम होमोथैलिज्म बोलते हैं। ठीक, हेटेरोथैलिज्म अब आपका क्लियर हो गया होगा। जब मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग थैलस में बनते हैं, तो हम उसको हेटेरोथैलिज्म बोलते हैं। और इसको सबसे पहले जो है ब्लैकेस्ले ने बताया था 1904 में, जहाँ पे जब दो अलग अलग माइसीलियम आते हैं तभी जाइगोस्पोर बनता है। ये ऑब्जर्वेशन था उनका और इन्होंने इसको हेटेरोथैलिज्म नाम दिया था। 87, हेटेरोथैलिज्म मतलब क्या होता है? तो वही ऑप्शन में से आप चूज करेंगे, फ्यूजन ऑफ थैलाई ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन। एक प्लस स्ट्रेन का होगा, एक माइनस स्ट्रेन का होगा। ठीक, वही है, सेम चीज। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। पैरासेक्सुअलिटी वॉज डिस्कवर्ड इन। पैरासेक्सुअलिटी किसमें डिस्कवर हुआ था? एस्परजिलस नाइजर, न्यूरोस्पोरा क्रासा, एस्परजिलस निडुलेंस, और डी, पेनिसिलियम साइट्रिनम। ओके, तो पैरासेक्सुअलिटी सबसे पहले हम समझ लेते हैं। पैरासेक्सुअल साइकिल चलता है, आप फंजाई में देखेंगे, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में, जहाँ पे
क्या होता है, ये एक नॉन सेक्सुअल मैकेनिज्म है, ठीक, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने का बिना मियोसिस के, ठीक, या तो सेक्सुअल स्ट्रक्चर वहाँ पे बनेंगे ही नहीं। इसको सबसे पहले बताया था एक इटालियन जेनेसिस्ट है, ग्यूडो पोंटेकार्वो 1956 में, जिन्होंने ये स्टडी किस पे किया था, उन्होंने एस्परजिलस निडोलेंस पे, ठीक, जिसको अगर आप सेक्सुअल फॉर्म में जो टीलोमार्फ, इसका क्या है, इमर्सिएला निडोलेंस, टीलोमार्फ एनोमार्फ आपको पता होना चाहिए। टीलोमॉर्फ क्या है, मतलब सेक्सुअल स्टेज, और जो वो ऐसा होता है एनामॉर्फ, वो असेक्सुअल स्टेज। अब पैरासेक्सुअल साइकिल इज इनिशिएटेड बाय फ्यूजन ऑफ हाइपी। सबसे पहले पैरासेक्सुअल साइकिल में होता क्या है, दो हाइफी का फ्यूजन होता है, ठीक, तो समझ लीजिए प्लाज्मोगैमी जिसे बोलते हैं। उसके बाद फिर कैरियोगैमी होता है, ठीक है, दो जो न्यूक्लियाई आते हैं आपस में जुड़ते हैं। अब फ्यूजन जो यहाँ पे हो रहा है अनलाइक न्यूक्लियाई का हो रहा है, और इससे क्या बनता है, आपका हेट्रो कैरियन बनता है, जहाँ पे फिर डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाएगा। अब ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना, जैसे आप देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल के बारे में आप स्टडी करते हैं, तो जो डिप्लॉयड वहाँ पे बना आपका जाइगोट वगैरह, वहाँ पे नॉर्मली मियोसिस होता है, रिकम्बिनेशन वगैरह होने से वहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएबिलिटी आती है। पर यहाँ पे क्या होता है, जो आपका जाइगोट बना, जाइगोट कह लीजिए या अनस्टेबल जो कैरियोगैमी हुआ, इसके बाद जो फ्यूजन प्रोडक्ट बने वो अनस्टेबल होते हैं और वो सेग्रीगेट हो जाते हैं वहाँ पे माइटोसिस के जरिए। ये खास बात है इसका पैरासेक्सुअलिटी का, यहाँ पे माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होता है या हैप्लोडाइजेशन होता है, ठीक। Mitotic crossover can lead to the exchange of genes of chromosome, while haplodization probably involve mitotic non-disjunction। ये सब सारी चीज़ें हैं। कुल मिला के आप यही समझिए पैरासेक्सुअल साइकिल क्या है, जहाँ पे प्लाज्मोगैमी होगा, कैरियोगैमी होगा और माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होता है। तो यहाँ पे रिकम्बिनेशन वगैरह होता है, पर यहाँ पे मियोसिस नहीं है, उसी के जैसा है, ठीक। तो ये किस में डिस्कवर हुआ था, एस्परजिलस निडोलेंस किसने किया था, पोंटे कार्वो ने। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं, पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई रिफर्स टू। अब वही जो मैंने आपसे ऊपर अभी बताया जिस क्वेश्चन के बारे में, वही क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हुआ था, वैसे ही लगभग। पैरासेक्सुअलिटी किसको बोला जाता है, प्रेजेंस ऑफ absence of plasmogamy, karyogamy and meiosis et al. Presence of plasmogamy, karyogamy, presence of plasmogamy, karyogamy and meiosis in sequence, presence of karyogamy and meiosis। तो मैंने आपसे बताया प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं। अब यहाँ पे केवल प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी नहीं होता, मियोसिस भी होता है। पर ध्यान दीजिए, मियोसिस क्या मतलब, यहाँ पे सेक्सुअल साइकिल नहीं होता है, ये सोमैटिक रिकम्बिनेशन होता है, हो रहा है। तो यहाँ पे जो मियोसिस एक्चुअली लिखा हुआ है, ये क्या है, हैप्लॉइडाइजेशन है, ठीक। एक प्रकार का समझ लीजिए माइटोसिस है। मियोसिस भले ऑप्शन में दिया हुआ है, पर वो मियोसिस नहीं होता है। पर आपको इसी ऑप्शन के साथ जाना है जब भी आप पैरासेक्सुअलिटी के बारे में बात करेंगे, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस इन अ सीक्वेंस बट नॉट अ ट्रू मियोसिस। 90 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर विच वन इज एडिबल फंगस, इसमें से कौन सा एडिबल फंगस है। तो आपने अगर ध्यान दिया होगा एडिबल फंजाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जब आप फंगस का पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि एडिबल फंगस कौन कौन से हैं। तो आपने एगरिकस के बारे में भी पढ़ा है, मॉर्चेला के बारे में भी पढ़ा है। मान लीजिए आपने ये वॉल्वेरिएला के बारे में उतना नहीं पढ़ा होगा, तो अगर आप एगरिकस मॉर्चेला जानते हैं तो आप आराम से क्या बोल सकते हैं, ऑल ऑफ दीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं, सैक्रोमाइसीस क्या है, शुगर प्रोड्यूसिंग क्रॉप है। तो सैक्रोमाइसीस क्रॉप तो है नहीं, ना तो ये बैक्टीरिया है जो मेथनॉल प्रोड्यूस करता है। अब ये क्या है, सैक्रोमाइसीस को हम किससे जानते हैं, ये फर्मेंटेशन ईस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एथेनॉल, एथेनॉल बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, जो कौन सा है आपका, सैक्रोमाइसीस। और यही ऑप्शन करेक्ट भी है, ये बैक्टीरिया नहीं है, ना तो क्रॉप है, ठीक। और ये एस्कोमाइसीट के मेंबर से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं, माइकोटॉक्सिन्स आर, माइकोटॉक्सिन्स क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। जो माइकोटॉक्सिन होते हैं ये जनरली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आते हैं, ठीक, मतलब ये स्पेशलाइज मेटाबोलाइट्स होते हैं। देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने सेल में बहुत सारी चीज़ें बनाता रहता है, कुछ है जो डायरेक्टली बहुत सारे रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और कुछ जो है एक्स्ट्रा करके बनाते हैं, ठीक, जो जिसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। वो डिफेंस में ऐसा ही टॉक्सिन वगैरह ही वो बनता है, या कलर वगैरह, तो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक। और जो माइकोटॉक्सिन होते हैं ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं, सोर्स ऑफ एर्गटमीन एल्कलॉइड इज। तो सबसे पहले एर्गट वगैरह का जब भी नाम आए तो आप क्लेविसेप्स याद रखिएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन में आया है एर्गट डिजीज किससे होता है, तो क्लेविसेप्स से ही होता है। अब जब एर्गटामीन आ गया, ये एक प्रकार का एल्कलॉइड है, ठीक।
और ये जो एर्गट फैमिली के एल्कोलाइड्स हैं, बहुत सारे एल्कोलाइड उसमें रहते हैं, उनमें से एक है एर्गोटामीन। तो आप नाम से पता कर सकते हैं कि ये एर्गट से रिलेटेड है, और एर्गट डिजीज जो रिलेटेड है आपका ये क्लेविसेप्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। द फर्स्ट एंटीबायोटिक फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम वॉज डिस्कवर्ड बाई, जो सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलियम नोटेटम से डिस्कवर हुआ था वो किसने किया था? लिंडो, फ्लेमिंग, क्यूरी और हम्बोल्ट। तो आपको पता है फ्लेमिंग का नाम आप नहीं भूल सकते, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी किया था, जो किससे बना था, कौन से फंगस से? पेनिसिलियम नोटेटम। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन? इसमें से कौन सा फंगस है जो कि विटामिन का मेन सोर्स है? तो विटामिन जो होता है वो आपको पता है एंजाइम्स वगैरह के कोफैक्टर वगैरह बनते हैं। जब भी आप एंजाइम वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है। तो ईस्ट जो होता है ये विटामिन का सोर्स है, वो भी कौन सा? विटामिन बी एंड विटामिन डी का मेन सोर्स है ईस्ट। सोर्स ऑफ पोटेंशियल बायोपेस्टिसाइड, ये सब जो सारी चीज़ें हैं ये आप जब आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे फंगस का, वहाँ पे आपको बताया जाता है। सोर्स ऑफ पोटेंशियल बायोपेस्टिसाइड, ट्राइकोडर्मा का यूज़ हम करते हैं। ट्राइकोडर्मा क्या है? सॉइल ड्वेलिंग फंजाई है, जो कि वर्ल्ड वाइड इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। फास्ट ग्रोइंग है, हाईली एडेप्टेबल फंजाई है, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है प्लांट के रूट से, और एक आइडियल फंगिसाइडल के रूप में यूज़ होता है, मतलब ये दूसरे फंगस को ग्रो नहीं होने देता है। तो ये पोटेंशियल बायोपेस्टिसाइड है। क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। ऑर्गेनिज्म यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड। देखिए साइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन होता है कमर्शियल स्केल पे किसके यूज से? बैसिलस, एस्टोबैक्टर, एस्परजिलस नाइजर और लैक्टोबैसिलस। तो हमेशा से याद रखना, ये भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट पे आता है। एस्परजिलस नाइजर जो आपका फंगस है, इसका हम यूज करते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन, कमर्शियल लेवल पे साइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करने के लिए हम एस्परजिलस नाइजर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए, द इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट केसेस इज प्रोड्यूस बाय। साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के तरीके से यूज़ किया जाता है जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में क्या होता है, जब आपके बॉडी पे कोई दूसरा ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन किया जाएगा तो आपका बॉडी उसके उस जो भी टिश्यू ट्रांसप्लांट हो रहा है उसके लिए एंटीबॉडी बनाने लगते हैं, और इसी को बचाने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए का यूज़ किया जाता है। और पूछा है किससे जो है ये निकलता है, तो ट्राइकोडर्मा, पॉलीस्पोरम, आप याद रखिएगा। साइक्लोस्पोरिन ए इज वाइडली प्रोड्यूस्ड बाय सबमर्ज फर्मेंटेशन ऑफ एरोबिक फंजाई आइडेंटिफाइड एज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। ईस्ट इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, अभी मैंने आपको बताया कि बी और डी ये वो है सोर्स है, पर सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से कौन सा है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी? क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, लास्ट है इस वीडियो का। विच माइकोटॉक्सिन इज सेक्रेटेड इन मिल्क ऑफ लैक्टेटिंग एनिमल्स? इनमें से कौन सा माइकोटॉक्सिन जो है जो लैक्टेटिंग एनिमल्स है, मतलब दूध देने वाले जो एनिमल्स हैं उनके मिल्क में पाया जाता है? अफ्लाटॉक्सिन G1, अफ्लाटॉक्सिन M1, अफ्लाटॉक्सिन B1 और B2। अफ्लाटॉक्सिन जब भी बात हो आप याद रखिएगा एस्परजिलस फ्लेवस या पैरासिटिकस, जो दो फंगस है इससे अफ्लाटॉक्सिन निकलता है जो ह्यूमन के लिए टॉक्सिक होता है। अब देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 16 नोन टाइप्स ऑफ अफ्लाटॉक्सिन, तो 16 लगभग हैं अभी तक नोन है जो अफ्लाटॉक्सिन्स हैं। मेजर अगर हम अफ्लाटॉक्सिन्स की बात करें जो इलनेस कॉज करता है ह्यूमंस में, वो B1, B2, G1 एंड G2 है, बेस्ड ऑन द कलर ऑफ फ्लोरेसेंस कि वो फ्लोरेसेंस कैसे करते हैं। जैसे जो B1 है मतलब B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, वो ऐसा फ्लोरेसेंस कॉज करते हैं अगर उसको एक्साइट किया जाए, ठीक, या यूवी रेडिएशन में देखा जाए तो। डेवलप अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट, ये देखिए अल्ट्रावायलेट लाइट में ये जो B1 B2 है ये ब्लू कलर के देखते हैं, और जो G1 G2 है इसी के नाम पर पड़ा है G फॉर ग्रीन। द फार्म एनिमल्स दैट कंज्यूम अफ्लाटॉक्सिन B1 इन देयर फीड सेक्रेट लेस टॉक्सिक मेटाबोलाइट इन द मिल्क। अब जो फार्म एनिमल्स हैं, जैसे जो भी हो गए एनिमल्स, गाय भैंस आपके, वो अफ्लाटॉक्सिन जब B1 को वो कंज्यूम करते हैं, जब खाते हैं तब उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हम अल्फा टॉक्सिन M1 बोलते हैं। तो M भी आप याद रखना, मिल्क, M फॉर मिल्क, उससे आपको याद हो जाएगा ये, विच इज प्रोड्यूस एज एन इंटरमीडिएट और एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म AFB1। AFM1 इज डेयरी मिल्क कैन कॉज लिवर इलनेस इन ह्यूमन। तो ये लेस टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक नहीं होता लेकिन लेस टॉक्सिक होता है, ठीक।
मतलब उतना ज़्यादा नहीं, जो B1 वगैरह कॉज करते हैं उससे थोड़ा सा कम होता है, पर ये इलनेस कॉज करता है, और पर्टिकुलरली किसमें, इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 100। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर क्या था आपका 9 में, हाँ पार्ट नंबर 9 में नेक्स्ट आगे के मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आप देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।